Assalamualaikum. This is Bushra Tariq and I'm a student of BSEF third year, and today I'm here to discuss about the topic which is the impacts of CPEC on Pakistan's financial market. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि CPEC है क्या चीज़. So CPEC, which is basically stands for China Pakistan Economic Corridor, and it is a framework of regional connectivity, जिसका मकसद पाकिस्तान और चाइना के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है. By building an economic corridor promoting bilateral connectivity, constructions explore pretension, bilateral investment, economic and trade, logistics and people-to-people contact for regional connectivity, and to connect the deep-sea Pakistani ports of Gwadar and Karachi. So CPEC will not only benefit China and Pakistan, but will have positive impacts on other countries like Iran, Afghanistan, Central Asian Republic and other regions. So I hope आप लोगों को इसका introduction समझ आया होगा. Let's go ahead on overview of Pakistan's financial sector. So Pakistan financial sector में सबसे पहले हमारा आ जाता है banking sector. अच्छा, किसी भी sector, किसी भी चीज़ के दो impacts होते हैं, एक positive और एक negative. तो हम पहले इसका कुछ positive impacts देख लेते हैं. Number 1 is economic growth. Number 2 is financial inclusion. Number 3 is job creation. Number 4 is poverty reduction. And number 5 is investment opportunities. तो ये इसके कुछ positive impacts हैं. अब हम कुछ negative impacts की तरफ भी देख लेते हैं. Number 1 is financial instability. Number 2 is credit risk, interest rate risk, market risk. Number 5 operational risk. Number 6 reputation risk. So we have different negative impacts in banking sectors. अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ ही हम इसके कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स भी देख लेते हैं पाकिस्तान के, जैसे कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो इस बार यानी क्योंकि एक ईयरली के हिसाब से होता है तो वो 15% हुआ है. एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो इट्स एट 1.2 मिलियन. अगर हम क्रेडिट डिसबर्समेंट की बात करें तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में यानी पाकिस्तानी करेंसीज में 8 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो इसका इम्पैक्ट है. और अगर हम कुछ डिपॉजिट की बात करें तो 15 ट्रिलियन है इन पाकिस्तानी रुपीज़ में. ओके और अगर हम देखा जाए इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ में तो इट्स अ 20% मार्केट शेयर. एंड ऑल्सो अ वेल फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर इज़ वाइटल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट. ओके सो लेट्स मूव ऑन अदर थिंग्स लाइक पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ CPEC फॉर पाकिस्तान फाइनेंशियल मार्केट. तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इट इंक्रीजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो CPEC जो है वो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुका है $25.4 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम चाइना, सो विच कैन हेल्प स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके एंड ऑल्सो इट एक्सपेंशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आप लोगों ने उस दिन थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज आप लोगों को मिली थी. सो इट ऑल्सो रेफर्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इनेबलिंग इट टू अकोमोडेट मोर लिस्टिंग्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम. इसके अलावा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस में भी. सो द बेनिफिट्स पोटेंशियल्स ऑफ CPEC इन पाकिस्तान फाइनेंशियल मार्केट्स आर increased liquidity, it's also improved market efficiency, and it enhanced investor confidence, also it attracting foreign investment and economic growth. अच्छा, थोड़ी सी अब हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान में अब तक कितना इन्वेस्ट कर दिया है. कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ इसके प्रोजेक्ट्स हैं. तो जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है जो कि है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, विच इज़ CPEC, उस पर अब तक $62 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है. अगर हम बात करें एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि कोल, हाइड्रो और सोलर, इस पर $33.8 बिलियन का इन्वेस्ट कर चुका है. अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जैसे कि रोड्स, रेलवेज़ हो गए, तो इस पे $11.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की बात करें विच इज़ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप लोग ने सुना ही होगा, तो इसमें अब तक $8.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गवादर पोर्ट है और फ्री जोन है, इसमें $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. अब अगर हम बात करें कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ की जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टिंग की है, तो उसमें एक कंपनी आती है नंबर 1 पे, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन विच इज़ CSCEC. आई डोंट नो आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं.
नंबर 2 पे हमारी आ जाती है चाइना पावर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन विच इज़ CPI। और अगर हम बात करें एक जानी मानी कंपनी जिसका आप लोगों ने भी यकीनन नाम सुना होगा विच इज़ साइनोपैक एंड हवावे एंड ऑल्सो ZTE। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो अब तक चाइना इंट्रोड्यूस करा चुका है पाकिस्तान में और इन पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। Assalamu alaikum. My name is Aris Sarfraz Faridi and I am here to talk about expansion of a stock market and capital market. First of all, stock market और capital market किस तरह वर्क होती है इसके बारे में मुझे बात करनी है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं जिनके शेयर्स की हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और अब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं थ्रू SSCP एंड NCCPL। उसके अलावा हम इसके एक फिक्स ट्रेडिंग टाइम है, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का PSX का जो टाइम है वो है सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। एंड सेकेंडली आई एम हियर टू टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन। कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन इंट्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक कैपिटल मार्केट, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर्स कैपिटल, increase foreign direct investments, and 5 development of pension and insurance sectors. There are multiples of companies which are listed in the stock market and they are CPEC companies. For example, Hub Power Company, second Pakistan Power and Infrastructure Board, third Free North Gas Pipelines Limited, fourth Free Southern Gas Company Limited, Pakistan Telecom Company Limited. But the purpose of this is कि हम इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को और इन सब चीज़ों को कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं और हम अपनी इनकम को किस तरह बढ़ा सकते हैं और मुल्क के अंदर एक अच्छी से अच्छी जॉब क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कर लें तो हम काफ़ी ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू transform transportation, the highways of roads, M4 motorway, M5 motorways, Karakoram highway. These are the initial stages of CPEC projects, but we have to make more motorways for the better growth and for the better transportations. Secondly, railways, Pakistan Railways and China Pakistan Railway. We have to work on Pakistan Railway. Thirdly, we have ports, Gwadar Port, Karachi Port, Port Qasim. Fourth, we have airports for the transportations. China has around $62 million investment in these projects. Pakistan has almost 10 billions and other investors have almost $2 billion. Now through CPEC in the energy sector, there are multiple of projects which we have completed. Some of them are ongoing of them. And investments of China in this energy projects are around $33.8 billion and Pakistan has around $6.5 million and other investors has almost done $2.5 billion. And it's also impact the economy and different things. For example, it increased Pakistan energy capacity by 50%, reduce energy shortage by 70%, boost GDP growth by around 30% and creates almost 500,000 or almost lakhs jobs. This is all from my side. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Aryan Raza. I am a BS of Economics and Finance student. और आज हम बात करेंगे वो challenges और risks की जो पाकिस्तान के financial sector को face होता है। पहले हम बात करते हैं challenges की, जहाँ पे आते हैं हमारे पास macro economic instability, inflation और interest rate की volatility, फिर आती है हमारे पास low financial inclusion जो affect करती है तकरीबन 34% of population हमारे मुल्क की। फिर अगला सबसे बड़ा मसला आता है कि SMEs की जो credit होते हैं और एग्रीकल्चर के जो क्रेडिट होते हैं उसका बहुत लिमिटेड एक्सेस हम लोगों को मिलता है। फिर हमारे पास ऑब्वियसली हाई नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गैप्स आते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं हमारे मुल्क में, टैलेंट की एक तरीके से शॉर्टेज है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन स्किल गैप्स भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिशेंसीज, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क। अब मजीद अगर रिस्क की बात करी जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसकी अनसर्टेनिटी। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स में हमारे पास देखते ही होंगे न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म बहुत भरे हुए हमारे मुल्क के अंदर, एक्सट्रीमिज्म की तो कोई कमी है ही नहीं। फिर जो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस होती हैं, फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी में, और एसेट्स की क्वालिटी डिटीरिएटेड होती है हमारी, लिक्विडिटी रिस्क हमारे पास बढ़ जाता है, क्रेडिट रिस्क कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है,
ऑपरेशनल रिस्क की अगर हम बात करें तो फिर प्राइमरीली हम इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स। हमारे मुल्क में शॉर्टेज की कमी अपनी जगह, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हद तक पीछे है। फिर ऑब्वियसली सबको पता है कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू नोटेड एफर्ट्स फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स, regulators, financial institutions and other stakeholders to ensure the stability and growth of Pakistan's financial sectors. वहाँ पे फिर हमारे पास regulatory और policy consideration में समझिए आप कि one of the top जो हमारे पास regulatory considerations आती हैं, इसमें हमारे पास strengthening prudential regulations। फिर regulatory और policy considerations में हमारे पास we have things like strengthening prudential regulations, enhancing supervisory oversight, improving risk management frameworks, implementing international standards, Basel III, IFRS। फिर उसके बाद सबसे जो बड़ा हमारे पास मसला चल रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में चल रहा है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जो फाइनेंसिंग टेररिज्म होता है हमारे मुल्क में, उससे किस तरह हम कॉम्बैट करते हैं, किस तरह हम लड़ते हैं। फिर हमारे साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस आ जाते हैं, फिर डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉज आते हैं, पॉलिसी कंसिडरेशंस इस पूरे टॉपिक के अंदर। फिर उसमें हम अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसीज, ब्रांचलेस बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, इजी पैसा, जैज कैश। फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, क्लोज पैरेंथेसिस। जो पॉलिसीज आती जाती रहती हैं, जैसे हमारे टैरिफ्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इनका कुछ नहीं पता होता। फिर हमारे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और जो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हमारी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करती हैं हमारी पॉलिसी कंसिडरेशंस और रेगुलेटरी कंसिडरेशंस में। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Ahmad Khan and I am a student of BS Economics and Finance, third year student. So today I will discuss with you the strategies of maximizing CPEC's financial benefit. There are three types of strategies in this portfolio. That is, short-term strategies are improve governance and institutional framework, enhance transparency and accountability. Number third is the develop financial infrastructure and increase private sector participation. Number five is the diversify investment portfolio. These are we call the short-term strategies. And number two is the medium-term strategies. In medium-term strategies are, number one is that develop human resources and skills. Number two is foster entrepreneurship and innovation. Number three is the promote financial inclusion and literacy. Number four is strengthen regularity and framework. Number five, encourage foreign investment. These are we call medium-term strategies. And the third one we are called is long-term strategies. Number one in long-term strategies are develop Pakistan's capital market. Number two, establish Islamabad as a financial hub. Number three is enhance regional connectivity. And number four are we call that the develop Islamic finance industry. These are the strategies which maximize CPEC's financial benefit for Pakistan.